Okay, so let's start with next question. Question number 4. The magnetic susceptibility of a material of rod is 299. तो आपको susceptibility दिया है, काय की वैल्यू 299 दी है आपको, और permeability आपको दिया है of vacuum, मतलब μ0 की वैल्यू दी है आपको 4 pi into 10 power minus 7. Absolute permeability आपको पूछा है, and if you remember when we were doing theory, absolute permeability मैंने बताया था आपको, that is mu equal to μ0 into μr, where μ0 is permeability of free space, μr is relative permeability. और अगर आपको याद होगा तो relative permeability होता है 1 plus chi. ओके, तो आपको मिल गया absolute permeability का फॉर्मूला μ0 into 1 plus chi. तो μ0 की वैल्यू 4 pi into 10 power minus 7 है. 1 plus chi is basically 299. तो ये आपको मिल जाएगा 4 into pi, तो 4 into 3.14 into 10 power minus 7 into 300, that is 3 into 10 power 2. ओके, तो ये 10 power minus 5 आ जाएगा. दिस इज 10 power minus 5. इन एनी केस कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में सब के सब नंबर्स जो है वो सेम ही है, तो सिर्फ 10 के पावर्स देखने हैं आपको. तो इसी 4 into 3.14 into 3 is 9.42. 9.42 into 4. Okay, तो 37 point something आएगा, ये 37.71 into 10 power minus 5 आएगा. ओके, तो 37.71 into 10 power minus 5 अगर आप सारे कैलकुलेशंस कर लेते हो तो इट विल बी 3771 into 10 power minus 7. है क्या ऐसा 10 power minus 7 में? ऑप्शन नंबर ए. तो बहुत ही सिंपल था, यू जस्ट हैव टू नो बेसिक फॉर्मूलाज. आपको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको रिलेटिव परमेबिलिटी 1 plus chi होता है पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid has a core of material with relative permeability. मतलब अब relative permeability mu r की वैल्यू दी है, मतलब 1 plus chi आपको दिया है. इन शॉर्ट 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. तो basically if you remember, आपके पास एक solenoid है, solenoid का ये solenoid का ये core है, and on this core you have winding. So this is solenoid basically. This is solenoid. इस पे आपको याद होगा that you have windings on this. So you have windings on this, something like this. और इसमें कुछ करंट है, और करंट की वैल्यू आपको दी है 2 ampere. So current value is given to you as 2 ampere. और नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मतलब स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1000. तो हर एक मीटर में 1000 टर्न्स है. आपको बोला है कि h और m की वैल्यू फाइंड करो. आपको याद होगा h इज इक्वल टू ni होता है. ये हमने बहुत बार देखा है कि h की वैल्यू n इंटू आई होती है. n की वैल्यू 1000 है, i की वैल्यू 2 है, तो 2 into 10 power 3. ऑप्शन नंबर ए. बात खत्म, क्योंकि हमको h मिल गया तो दैट इज डन. So we don't have to really find what is m. अगर करना होगा तो भी कर सकते हो. What is m? m is magnetization. अगर आपको याद होगा, if you remember, आपने एक फॉर्मूला लिखा था, because ये जो सोलेनॉइड है ये खुद भी मैग्नेटिक इन नेचर है और ऊपर से करंट है. मतलब सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू करंट एज वेल एज ड्यू टू द मटेरियल इटसेल्फ. तो अगर आपको याद है, हम लिखते हैं इसको ऐसा, B इक्वल टू μ0 H प्लस मैग्नेटाइजेशन mz. तो यहाँ पे M, कैपिटल M मतलब मैग्नेटाइजेशन है, और यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन ओनली. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक, आई मीन यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट mz, आपको mz फाइंड करना है. ओके, तो यू कैन राइट इट लाइक B अपॉन μ0 इक्वल टू H प्लस mz. ओके, मतलब what you can do is mz is equal to b by μ0 minus h. okay, तो how to solve this? अब आपको याद होगा b को भी हम लिखते हैं mu into h. if you remember, b is mu h. ये फाइनल फॉर्मूला आता है जब हम लोग सोलेनॉइड के केस में
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर आई थिंक इट वाज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन नेचर. तो इफ यू रिमेंबर, B इक्वल टर्न्स आउट टू बी म्यू H, दैट इज फाइनल स्टेप माइनस H. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से मैग्नेटाइजेशन mz इक्वल टू, अब हमको म्यू नहीं दिया, म्यू इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, हमको रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है. तो आपको याद होना चाहिए एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू इज म्यू 0 इनटू म्यू आर, है ना, ये पता होना चाहिए हमको. सो दिस इज समथिंग यू शुड नो. तो बाय द वे आई विल इंक्रीज वन स्टेप. मैं पहले तो h कॉमन निकाल लेता हूँ, म्यू बाय म्यू 0 माइनस 1 कर देते हैं, फिर h इसको लिखते हैं म्यू is absolute permeability which is mu 0 by mu r into mu r upon mu 0 है ही. तो this mu is equal to mu 0 into mu r. ये और ये कैंसिल हो गया. therefore magnetization mz का फॉर्मूला आ गया आपके पास h into mu r minus 1. तो this is the formula of magnetization. so now you know h की वैल्यू आपके पास आपने अभी फाइंड की थी 2 into 10 power 3, mu r की वैल्यू 400 है minus 1. So that is equal to 2 into 10 power 3 into 399. 399 into 2 आपको पता है, मतलब रफली ये आपका आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 400 into 2 ही ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली 800 into 10 power 3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 into 10 power 5. ऑप्शन नंबर ए. वैसे इन रियलिटी आपको h और m दो चीजें पूछी है. आपने जब h फाइंड किया n into i, तो 2 into 10 power 3, मतलब h की वैल्यू 2 into 10 power 3 एक ही ऑप्शन में थी, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया था. हमने अगला स्टेप क्यों किया? क्योंकि हो सकता है कि दो ऑप्शन में आपको दिया जाए h का सेम वैल्यू हो सकता है, फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो b का फॉर्मूला आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो b इक्वल टू म्यू 0 h प्लस mz. तो b अपॉन म्यू 0 इक्वल टू h प्लस mz. तो हमको mz, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन m पूछा है हमको, तो mz is b by mu 0 minus h. But if you remember, b is equal to mu h. And if you remember, अभी मैंने h कॉमन निकाल लिया. And if you remember, mu is absolute permeability which is mu 0 into mu r. That's it. तो सॉल्व करते गए तो हमको मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला मिल गया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, and we have our final answer. So this is how you are supposed to solve this particular question. Next question, as I told you the other day कि हम टोटल 3 सेट करने वाले हैं. तो पहले सेट में around 17 questions थे. Around, we have skipped only a few questions in that set. Okay, और second set में 5 थे. Now we are moving towards third set, and this set basically belongs to previously asked questions in CET. So next question, an iron rod is placed parallel to magnetic field of intensity एम्पियर पर मीटर. इंटेंसिटी जब ये वर्ड यूज होता है या फिर एम्पियर पर मीटर यूनिट देखते हो, तो आपको इमीडिएटली समझना चाहिए कि आपको h की वैल्यू दी है 2000 एम्पियर पर मीटर. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रॉड इज, फ्लक्स मतलब phi, is 6 into 10 power minus 4 Weber. Cross sectional area of rod is 3 centimeter square, मतलब 3 into 10 power minus 4 meter square. The magnetic permeability of rod in Weber per ampere meter is, magnetic permeability. तो सबसे पहले आपको पूछा क्या है ये बताना चाहिए. तो if you remember, अभी मैंने बताया B is equal to mu h होता है. तो आपको पता है कि mu is equal to B by h होता है. और अगर आपको याद है फ्लक्स का फॉर्मूला, so this is equation number 1. But if you remember, flux is magnetic field intensity into area. Therefore, B will be flux upon area. Equation number 2. Substitute equation number 2 in equation number 1. Substituting equation 2 in equation 1. Therefore, you will have mu is equal to B. B is phi by A into H. तो अब हमको फाइंड करना था म्यू. हमको phi दिया है, yes. हमारे पास A है, yes. हमारे पास H है, yes. So we have an equation in terms of all given parameters. So this is 6 into 10 power minus 4. A is 3 into 10 power minus 4. H is 2 into 10 power 3. So 1s are 2s are 2 cancel. ऊपर 10 पावर माइनस 4 ये भी कैंसल. तो ये सिर्फ 10 पर प्लस 3 ऊपर जाएगा, तो 10 पर माइनस 3 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी.
तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था एंड एज यू कैन सी ये 2 बार पूछा है, 2020 में भी आया था, मतलब लास्ट ईयर आया था सीईटी में, और 2015 में भी आया था. सो इट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्रिवियल वन. Next question. A domain in ferromagnetic substance is in the form of a cube of side 1 micrometer if it contains 8 into 10 power 10 atoms and each atomic dipole moment has dipole moment of 900 10 power minus 24 ampere meter square, then the magnetization of the domain is. तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है. A domain in ferromagnetic substance is in the form of cube of side 1 micrometer. If it contains 8 into 10 power 10 atoms and each atomic dipole has a moment of 9 into 10 power minus 24 ampere meter square. अगर आपको याद होगा, 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग देखते हैं. एक होता है डायमैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट, एक होता है फेरोमैग्नेट. तो डायामैग्नेट या फिर पैरामैग्नेट, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स. डायामैग्नेट, आई विल गो इनटू लिटिल बिट ऑफ डिटेल नाउ, क्योंकि I mean it's okay to revise few things. Ultimately क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से. And you know, you have learned in magnetic effects of electric current, magnetic fields due to electric current. You have learned कि जब जब करंट होगा तब तब मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर कोई भी एक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैसे हो सकता है. हमने कोई करंट तो पास किया नहीं. तो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी सब्सटेंस लाइज इन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. तो क्या है कि हर एक एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग मतलब आपको पता है, दिस इलेक्ट्रॉन acts as a current carrying loop. So it is a current carrying loop because charge move हो रहा है with respect to time, तो current होगा. तो any electron has associated magnetic moment. तो अगर आपके पास ऐसा एटम है जिसमें even number of electrons है, तो paired electrons है मतलब. तो क्या होता है उस केस में, एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा का नीचे की डायरेक्शन में. मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट, करेक्ट. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज डायमैग्नेट्स. अब आप क्या करते हो, आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो. तो व्हेन यू कीप दिस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो होता क्या है, जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है. और जिस इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑर्बिटल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लाइक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, वो स्पीड अप हो जाता है. तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो गया, एक इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन हो गया. तो ये जो एटम है, इट जनरेट्स इट्स ओन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो दे मूव अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, मतलब दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड. जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो that particular substance again loses its magnetism, right. तो परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, they are temporary magnets. फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि एक एटम के पास, डायमैग्नेट में क्या था, एटम के पास डायपोल मोमेंट है ही नहीं. क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो गया था. फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड रखा तो उसमें कुछ मैग्नेटिज्म आया, right. So diamagnets do not have, you can say the atoms of diamagnetic substances do not have any net dipole moment, because of paired electrons. Paramagnets में क्या होता है कि electrons
एटम हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो लास्ट शेल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो पेयर नहीं हुआ, तो इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल करने के लिए कोई है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ईच एटम बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट। लेकिन जब बल्क मटेरियल की बात होती है तो हर एक एटम का डायपोल मोमेंट ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है, और बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन टोटल नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन जब आपने एक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लो this is direction of external magnetic field, so when you keep any substance which has unpaired number of electrons, तो यहाँ पे all these tiny magnets, atomic magnets, they all align themselves in the direction of external field. तो ये इसको आप पैरामैग्नेट बोलते हो। ये पैरामैग्नेट भी जो होते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। द मोमेंट यू रिमूव एक्सटर्नल फील्ड तो वापस से ओरिएंटेशन बिकम्स रैंडम, राइट। अब तीसरे टाइप का सब्सटेंस होता है विच इज फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है बेसिकली कि फेरोमैग्नेट्स में स्मॉल डोमेन्स होते हैं। तो यू हैव स्मॉल डोमेन्स, and that is why I did not want to skip this part during revision, है ना। तो you should know this, okay, but anyways revision में वो मैंने नहीं लिया है शायद, so I don't remember, but regular classes में मैंने लिया था ये। तो ऐसा है that a ferromagnetic material is divided into number of small domains. डोमेन्स का रैंडम शेप हो सकता है। यहाँ पे डोमेन का शेप क्यूब दिया है, मैं क्यूब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो होता क्या है, हर एक डोमेन में जितने भी एटम्स है, और यहाँ पे हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है, नेट मोमेंट होता है, बिकॉज दिस मटेरियल इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक डोमेन में हर एक डोमेन में एटॉमिक मैग्नेट्स या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसका डायरेक्शन होता है सेम। तो ईच डोमेन, हर एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे उन सारे के सारे एटम्स का जो डायपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हर एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है उनका मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन हर एक, जब आप इंडिविजुअल डोमेन्स की बात करते हो तो व्हाट यू सी, इट इज पॉइंटिंग समवेयर एल्स, दिस इज पॉइंटिंग समवेयर एल्स, दिस इज पॉइंटिंग समवेयर एल्स। लेकिन हर एक डोमेन में जितने भी मोमेंट होंगे दे आर स्ट्रांगली कपल्ड, और वो मोमेंट्स ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो डोमेन टू डोमेन डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन विद इन डोमेन सेम रहेगा। ओके, राइट। नाउ अब आइडिया समझ में आ गया। वैसे ये सब नहीं बताओ तो डजंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन में ही लगने नहीं वाला है हमको, बट जस्ट टू नो, जस्ट टू हैव अ आइडिया, लाइक। तो अब क्या होता है ना कि ये जो आप एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहे हो, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। So there is no more domain structure, it vanishes, और सारे के सारे all dipole moments they align themselves in the direction of external field। इसलिए ऐसे मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं। वो जो ब्लैक कलर के सब्सटेंस आप देखते हो मैग्नेट्स के लिए, you see you buy some small magnets which are black colored, तो वो ferromagnetic substance होता है, right? In any case, ये सब आइडिया था, I just wanted to tell you कि क्या होता है in reality। बट अब आपको बोला है कि जो डोमेन में बता रहा हूँ, each domain in the given question is a cube। तो random shape domain नहीं है, डोमेन है in the form of cube।
So domain is in the form of cube. So just a minute. तो ऐसा है, each domain is in the form of cube. तो ऊपर का फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या था कि डोमेन क्या होता है, और डोमेन का शेप रैंडम हो सकता है. इट कैन हैव एनी शेप अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. इट हैज शेप ऑफ अ क्यूब, और उस क्यूब का साइड लेंथ आपको दिया है 1 माइक्रोमीटर. तो 1 माइक्रोमीटर, तो आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप. 1 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर का क्यूब, मतलब वॉल्यूम आ गया आपके पास माइक्रो इज 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब. तो ये आ जाएगा आपका 10⁻18 मीटर क्यूब. ओके, वॉल्यूम मिल गया आपको हर एक डोमेन में. सो ईच डोमेन, अब इस डोमेन की बात कर लेते हैं. इस डोमेन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स n is 8 into 10⁻10, और हर एक एटम के साथ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट m, स्मॉल m, is 9 into 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. आपको मैग्नेटाइजेशन पूछा है, मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइजेशन क्या होता है. नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट? अभी एक डोमेन में, जस्ट अ मिनट. तो एज यू नो, एम नेट इज नेट डायपोल मोमेंट. अब नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम, है ना. दिस इज टोटल डायपोल मोमेंट इन दैट डोमेन अपॉन वॉल्यूम. एन पता है हमको कितना दिया है? एन 8 into 10⁻10. m is 9 into 10⁻⁻24 अपॉन वॉल्यूम इज 10⁻⁻18. तो ये आपका आ जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻18 ऊपर गया तो 10⁻10 और प्लस 18 10⁻28 इंटू 10⁻⁻24, मतलब 72 इंटू 10⁻+4, मतलब 7.2 इंटू 10⁻5. ऑप्शन नंबर ए. तो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सीईटी एग्जाम में. सो this is how you can basically solve this question. Next question: the angle made by orbital angular momentum of electron with the direction of orbital magnetic moment. The thing is, बहुत सारे बुक्स में ये सॉल्व करके दिया है, बट जरूरत ही नहीं है. अगर आपको याद होगा, हम जब थियरी कर रहे थे तो हमने लिखा था orbital magnetic moment m bar is minus e upon 2me l bar. ये हम प्रूव करते हैं. प्रूव करना बहुत सिंपल सा है इसमें. इट्स वेरी सिंपल टू प्रूव दिस. हमने ऑलरेडी किया है थियरी में, दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिवाइजिंग इट. तो आप एक काम करो, थियरी लेक्चर्स में देखो कि हमने ये प्रूव किया है इक्वेशन. ओके, तो करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, and you know this acts as a current carrying loop, और आपको m निकालना है. what is m? I into a. चलो बता ही देता हूँ, no issues. m is I into a. okay, I into a. तो I is current is charge per unit time. so charge upon time period into a is area of this loop where r is radius of the electron. e is charge. Q मतलब चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का. टाइम पीरियड होता है, यू नो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. एक कंप्लीट राउंड को कितना टाइम लगता है? दैट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड. और एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2πr/v. तो 2πr/v, v ऊपर गया, और एरिया ऑफ द लूप इज πr². दैट इज एरिया ऑफ द लूप. पाई कैंसिल, r कैंसिल, तो आपको मिलता है EVR/2.
मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है इस पे, तो वो क्वेश्चन यहीं पे हो गया सॉल्व हमारा बेसिकली। सो इन एनी केस फिर आप क्या करते हो, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, राइट। फिर आप बोलते हो कि ये mvr होता है ऑर्बिटल मोमेंटम, पता है ना, m into r, ऑर्बिटल मोमेंटम इज r into p, p is linear momentum which is mv, तो mvr is ऑर्बिटल मोमेंटम। तो ये आ गया e l अपॉन 2m, ये हमने प्रूव किया था और ये है ही अब, ओके। एंड इन थियोरी आई टोल्ड यू कि m और l इन दोनों का डायरेक्शन होता है अपोजिट ऑलवेज एंड ऑलवेज, मैंने बताया था, इसलिए मैं लिख रहा हूं इन वेक्टर नोटेशन। वैसे क्वेश्चन करने की जरूरत थी ही नहीं हमको, बट एनीवेज इन वेक्टर नोटेशन यू शुड नो दिस दैट m बार एंड l बार आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो एंगल कितना हो गया दो अपोजिट वेक्टर में, 180 डिग्रीज। दिस वाज an oral question because you always have to know the angle between orbital angular momentum and orbital magnetic moment is always 180 degree. Next question. The magnetization of bar magnet of length 5 centimeter, cross sectional area 2 centimeter square and net magnetic moment 1 ampere meter square is. हमारे पास एक बार मैग्नेट है, let me draw a bar magnet. We have a bar magnet, something like this. इसका जो लेंथ है, this is L, area of cross section is A, so L and A, so volume will be L into A, okay, right, तो ये बताना चाहिए। एंड आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m दिया है 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डू यू रिमेंबर मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो L into A होगा, और m आपको दिया है 1, लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 power minus 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 upon 5 into 2 is 10, 10 minus 2 minus 4, 10 power minus 6 into 10 power plus 1, तो नीचे आ जाएगा 10 power minus 5, तो 10 power minus 5 ऊपर जाके 10 power plus 5 हो जाएगा, तो 1 into 10 power plus 5, ऑप्शन नंबर डी। So simple questions, you have extremely simple questions over here. Next question, the magnetic dipole moment of a short magnetic dipole, तो आपके पास एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, ओके, at a distance point along the equator of magnet has a magnitude x in SI unit, okay. If the distance between the point and the magnet is halved, then the magnitude of dipole moment will be. So the thing is, I will need this figure. Actually क्वेश्चन ओरल है, तो you don't have to do anything in reality. आपको पहले तो पता होना चाहिए what is axis of bar magnet. So you should know this is axis of bar magnet. You should know what is equator of bar magnet. So this is equator of bar magnet. So equator of bar magnet is a line perpendicular to axis and passing through center. This is equator. The line in the blue is equator. अब एक डिस्टेंट पॉइंट है इक्वेटर पे P, ओके, उस P पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज x, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट P, ओके, x है, राइट। अब ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, मतलब इसको हमने यहाँ पे ला दिया, तो व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट एट
पॉइंट P डैश अगेन x y, क्योंकि बार मैग्नेट के केस में अगर आपको याद होगा तो डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन QM, where QM is pole strength। आपको याद है कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ होता है QM, साउथ पोल का लेते हो माइनस QM, पोल स्ट्रेंथ। ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। बेसिक्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हो? एक चार्ज प्लस Q, एक चार्ज माइनस Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L, L and L। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप लोग बोलते हो, व्हाट डू यू कॉल दिस? यू कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P was magnitude of one of the charges into distance between the two charges। ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सिमिलरली मैग्नेट में चार्जेस की जगह पे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे यहाँ पे प्लस Q लिखा है हमने, वैसे यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ को प्लस QM बोलते हैं, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को माइनस QM बोलते हैं। डिस्टेंसेस अगेन 2L। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वन ऑफ द पोल्स का स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस कौन सा? डिस्टेंस उस पॉइंट का नहीं जहां पे आप डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हो। यहाँ पे डिस्टेंस होता है दो पोल्स के बीच में। तो मैं जब P पॉइंट को P डैश पे लाया, क्या हमने नॉर्थ और साउथ पोल का डिस्टेंस चेंज किया? नहीं किया। तो फिर why should dipole moment change? So dipole moment will not change because it does not depend on the distance of the point itself। वो पॉइंट आप यहाँ लो, P डैश पे लो, यहाँ पे लो Q पे, या फिर वो पॉइंट कहीं और जाके आप Q डैश पे लो, डजंट मैटर। इक्वेटोरियल डिस्टेंसेस पे मैटर ही नहीं करता, वो एक्चुअल डिस्टेंस पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। So that is why no change, it will be x only। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया just now, in hydrogen atom an electron of charge E revolves in an orbit of radius r and speed v, then magnetic moment associated with electron s। तो मैंने इसलिए बताया था कि हमको ये लगने ही वाला है। if you remember, I just told you कि you will need this, so we have already derived। आ गया क्या AVR/2? यस, ऑप्शन नंबर ए खत्म। मैंने करके ही बताया था आपको, एंड आई टोल्ड यू कि आगे लगने ही वाला है, तो लेट्स डू इट नाउ। सो डन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 5000 एम्पियर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू दी है 5000 एम्पियर पर मीटर। Produces a magnetic flux of 410⁻⁵ Weber in an iron rod of cross sectional area 0.4 centimeter, मतलब मीटर स्क्वायर में कर ही लेता हूँ। Permeability of the rod is, हमने अभी तो सॉल्व किया ये क्वेश्चन। इफ यू सी, हमने बोला था B इक्वल टू म्यू H, फिर हमने बोला कि म्यू इक्वल टू B बाई H। इक्वेशन नंबर 1 हमने बोला कि फाई फ्लक्स इज B इंटू A, तो B is equal to flux by A। Equation 2, from equation number 1 and 2 you have mu equal to phi upon AH। तो phi की वैल्यू आपको दी है 410⁻⁵, A आपको दिया है 410⁻⁵ अगेन, है ना, राइट। 410⁻⁴, मतलब 0.4 into 10⁻⁴, मतलब 410⁻⁵ ही होता है वो। और h की वैल्यू दी है 5000 अगेन, तो 510⁻3। ये और ये तो कैंसिल ही हो गया। 10⁻+3 ऊपर जाके 10⁻⁻4 होगा अपॉन 5। 1/5 इज 0.2, तो 0.2 into 10⁻⁴, मतलब 2 into 10⁻⁵। ओके, तो ऐसा आंसर आना चाहिए। अभी ऐसा अगर ऑप्शन में नहीं है तो आई वेंट रॉन्ग। यहाँ पे मैंने क्या गलती की है? यहाँ पे मैंने ये गलती की है कि ये 10⁻⁻3 होगा। दैट्स वेयर आई वेंट रॉन्ग। एनीवेज, 1/5 is 0.2 into 10⁻⁻3,
तो 2 × 10⁻⁴ आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुड, सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सो यू नो दिस इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल, क्योंकि हम जो कर रहे हैं सब रिलेटेड ही है बेसिकली। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज, मैंने अभी बताया, क्या बताया, m is equal to E by 2m into L in scalar form। वेक्टर फॉर्म करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन डालोगे, दैट्स इट, करेक्ट। तो ये हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज E by 2m into L। बट इफ यू रिमेंबर फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, हमने एटॉमिक फिजिक्स में देखा था बोहर के 3 पोस्टुलेट, उसमें सेकंड पोस्टुलेट हमको बताता है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, है ना। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सो फ्रॉम 1 and 2 you can write down m equal to E upon 2m। बाय द वे मैं इसको me बोलता हूँ क्योंकि ये m डाइपोल मोमेंट है, ये m मास है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो दैट्स व्हाई। एंड L इज NH अपॉन 2 पाई, राइट। तो डाइपोल मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज E upon 2m into L, where L is angular momentum but L is NH upon 2 pi by Bohr's second postulate। सब्स्टिट्यूट कर दिया, E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, me कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो m is proportional to n, right, which implies magnetic moment is proportional to n, option number D, directly proportional to n। आप बोलोगे n भी कांस्टेंट है, नहीं, n कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो सकता है n equal to 1, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है n equal to 2, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में भी हो सकता है n equal to 3, so n is not constant over here। This is what you need to understand very well। Next question, a bar magnet has length 3, cross-sectional area 2 centimeter square and magnetic moment 3 ampere meter square। Intensity of magnetization अभी हमने किया था। Magnetization is magnetic dipole moment per unit volume। Volume of a bar is area into length। तो अभी किया था हमने, आपको m की वैल्यू 3 दिया है, एरिया आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और लेंथ 3 सेंटीमीटर मतलब 3 × 10⁻⁻2 मीटर। कैंसिल 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 कैंसिल, therefore you have m is equal to 1/2 is 0.5 और नीचे 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻+6 होगा। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, तो 5 × 10⁻5 आ गया आपका आंसर। So this is how you can solve such questions। They are really simple questions, बहुत ही simple questions है, so you can just solve those questions very quickly। Next question, the magnetic flux near the axis and inside the air core solenoid। सोलेनॉइड ड्रॉ किया था हमने, कहाँ गया, ये रहा सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नियर द एक्सिस, तो मैंने एक्सिस भी दिखाया है, और ये एयर कोर सोलेनॉइड है, मतलब अंदर हमने कुछ नहीं भरा, जस्ट एयर है, ओके। ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 60 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू दी है आपको 1.57 × 10⁻⁻6। 1.57 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, क्योंकि ये पाई का हाफ होता है, 3.14 का हाफ होता है ये, तो π/2 है, पता होना चाहिए। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट m बेसिकली। तो क्या करेंगे, व्हाट डू यू नो इज, हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट m इज I into A, करंट into एरिया, लेकिन सेम करंट n टाइम्स सर्कुलेट होगा ना, क्योंकि n वाइंडिंग्स है, तो सेम करंट विल बी सर्कुलेटेड n टाइम्स, तो मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल हैव टू यूज। अब ऐसा है कि आपको याद होगा एयर कोर
एयर कोर, अंदर 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 कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, अंदर एयर है। तो एयर कोर के केस में फॉर एयर कोर सोलेनॉइड आपको याद होगा हमने B इक्वल टू म्यू 0 एन आई ऐसा एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो म्यू 0 capital N by L into I, because as you know small n is number of turns per unit length, that is total number of turns upon total length, ऐसा किया था हमने, करेक्ट, गुड। और आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B into A, B हमारे पास है म्यू 0 N by L into I, और फ्लक्स एरिया कैसे निकालोगे, तो A निकालते आना चाहिए आपको। तो एनीवेज आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, A ओनली। तो ये आ गया फ्लक्स आपके पास 5, ओके, ये आ गया आपके पास 5। नाउ द आइडिया इज इस इक्वेशन से हमको I into A या फिर इस इक्वेशन से हमको N into I into A मिल जाएगा। Therefore this is equation number 1, this is NIA equal to phi L by mu 0, equation number 2। Therefore from 1 and 2 magnetic moment is N into I into A, but N into I into A is phi L by mu 0। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, हमको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसे फाइंड करोगे, जो पैरामीटर गिवन है वही वैल्यू यूज करनी है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इज N into I into A, राइट, सही है ना। हमको N पता है ना, हमको I पता है ना, हमको A पता है, तो क्या करेंगे, हमने बोला M इक्वल टू N into I into A, ठीक है, लेकिन ये एयर कोर सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू 0 NI, वेयर स्मॉल n इज कैपिटल N by L। फिर फ्लक्स इज B into A, B हमने फाइंड किया म्यू 0 NI by L, राइट, करेक्ट। सो नाउ NIA इज phi L by म्यू 0, तो आपको मिल गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ phi, 1.57 into 10 power minus 6। व्हाट इज, मैं ना एक काम करता हूँ, I am feeling little, एक काम करते हैं ना, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ पाई बाई 2, क्योंकि 1.57 is 3.14, तो उसको मैं पाई बाई 2 लिख रहा हूँ। अगर आपको एक स्टेप बढ़ानी है बढ़ा सकते हो, 3.14 by 2 into 10 power minus 6, ओके, करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 into 10 power minus 6 वेबर। इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होगी। फाई की वैल्यू है पाई बाई 2 into 10 power minus 6, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। म्यू 0 होता है 4 पाई into 10 power minus 7, पाई और पाई कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। 10 power minus 6 minus 2 minus 8 प्लस 1 माइनस 7, ऊपर माइनस 7 नीचे माइनस 7, कैंसिल कैंसिल, राइट। तो आपको मिल गया ओवरऑल 6 by 8, 6 by 8 is 3 by 4, 3 by 4 is 0.75, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन खत्म, राइट। लास्ट क्वेश्चन, नो वी आर डन। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो एज यू सी, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूलाज मैक्सिमम पता होने चाहिए यहाँ पे टू सॉल्व CET लेवल क्वेश्चंस ऑन होल चैप्टर। तो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर।